हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर से 20 अच्छे लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया था। इस वीडियो क्लास में हम 25 इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और जिस जिस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट को समझाना होगा मैं आपको समझाते हुए आगे प्रोसीड करता हूं। पर इस वीडियो क्लास के 25 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के हैं, कोई भी क्वेश्चन आपने मिस नहीं करना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अमाउंट विच द प्रोप्राइटर हैज इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज नोन एज। प्रोप्राइटर बिजनेस का ओनर होता है, वो ओनर बिजनेस में जो कैपिटल जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, असेट, कैपिटल, लायबिलिटी और स्टॉक। सही आंसर है इसका कैपिटल। क्लियर क्वेश्चन पहला। प्रोप्राइटर ओनर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोला जाता है। इसी के साथ आपको मैं एक और पॉइंट समझा रहा हूं। प्रोप्राइटर जो है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कैश या गुड्स विड्रॉ करता है, उसको ड्रॉइंग्स बोला जाता है। यह भी आप ध्यान रखना। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इन अ बिजनेस परचेज रेफर्स टू। परचेज किसको कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं आपको मीनिंग समझाता हूं। परचेज का मतलब होता है परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। कोई भी एसेट परचेज करते हैं जो बिजनेस में यूज करने के लिए होता है तो उसमें परचेज का वर्ड यूज नहीं होता, वहां पर एक रेस्पेक्टिव एसेट का नाम यूज होता है। जैसे मशीनरी परचेज करते हैं तो मशीन का नाम आता है, फर्नीचर परचेज करते हैं तो फर्नीचर का नाम आता है। पर अगर हम गुड्स को परचेज करते हैं फॉर रीसेल पर्पस, उसको हम गुड्स नहीं, उसको हम परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं। परचेज ऑफ एन आर्टिकल टू बी यूज इन बिजनेस, इसको परचेज नहीं बोलते। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, हाँ यही इसका करेक्ट आंसर है। रीसेल के लिए जो गुड्स परचेज करते हैं उसी को हम परचेज का नाम देते हैं, ये ठीक है। ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं अब। परचेज ऑफ एन एसेट टू बी यूज्ड इन फैक्ट्री, ये भी नहीं है, और ऑल ऑफ द अबव, ये तो है नहीं इसका आंसर। तो ऑप्शन बी है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स इज। जो भी गुड्स को हम सेल करते हैं, सेल से जो पैसा हमें आता है वो एक्चुअल में हमारा रेवेन्यू रिसीव्ड होता है। रेवेन्यू रिसीट हम उसको कहते हैं कोई भी इनकम जो गुड्स को सेल करके हम पैसा कलेक्ट करते हैं और वो हमारा रेकरिंग नेचर का होता है, तो ये हमारा रेवेन्यू रिसीट होता है। ध्यान रखना इस पॉइंट को। ऑप्शन ए में है रेवेन्यू रिसीट, वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर? ये भी ठीक है। करंट एसेट इंक्लूड। करंट एसेट किसे कहते हैं? करंट एसेट बेसिकली हमारे वो एसेट्स होते हैं जो विद इन 1 ईयर उसकी वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल के लिए कैश, बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, ये सारे हमारे करंट एसेट्स के एग्जांपल होते हैं। अब देख लेते हैं, चार ऑप्शन हमें गिवन है, इसमें से हमें करंट एसेट्स पिक करना है। डेटर, मोटर व्हीकल, मशीन और फर्नीचर। इसमें बी सी डी जो ऑप्शन है, मोटर व्हीकल, मशीन और फर्नीचर, ये बेसिकली हमारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं जिनका यूज लाइफ, जिसका यूजफुलनेस है वो मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। ठीक है। पर जो हमारा डेटर्स है वो विद इन 1 ईयर उसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है, तो डेटर हमारा यहां पर करंट एसेट्स है। क्लियर है भी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड। अच्छा, अब ये चार ऑप्शन में से कौन सा करंट एसेट्स नहीं है? कॉन्सेप्ट तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समझ लिया था। अब सिंपल एक ऑप्शन देख लेते हैं। स्टॉक, स्टॉक तो करंट एसेट्स होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी बेसिकली करंट एसेट्स होते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो विद इन 1 ईयर सेल आउट कर दिया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी करंट एसेट्स का पार्ट है, तो ऑप्शन लास्ट रहेगा डी, अनअर्न्ड इनकम। पैसा कमाया नहीं, इनकम कमाया नहीं, पर पैसा पहले हमने रिसीव कर लिया। अनअर्न्ड इनकम, ये एक्चुअल में हमारी ये करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, करंट एसेट्स नहीं होता, तो डी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 6। इनटैंजिबल एसेट। चार ऑप्शन है, चारों में से इनटैंजिबल एसेट्स कौन सा? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। पहली बात तो ये इंटैंजिबल एसेट होता क्या है? इंटैंजिबल एसेट्स हमारे वो एसेट्स होते हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। एग्जांपल के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, ये सारे हमारे एग्जांपल होते हैं इंटैंजिबल एसेट्स के। अब चार ऑप्शन हमें गिवन है, कैश, स्टॉक, गुडविल और लैंड। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन सी है गुडविल। गुडविल को हम इंटैंजिबल एसेट्स कहते हैं। क्लियर? ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वेस्टिंग एसेट इज। वेस्टिंग एसेट्स,
अब वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है, हमारे वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ एक्सट्रैक्शन करने की वजह से वैल्यू उनकी रिड्यूस होती चली जाती है, जैसे कि कोल माइन, गोल्ड माइन, ऑयल वेल्स, ये सारे वेस्टिंग एसेट्स के एग्जांपल होते हैं। अब ऑप्शन चेक करते हैं हमें, मशीन, ऑयल वेल्स, हाँ यही बी है, बी हमारे चारों में से करेक्ट ऑप्शन है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सी और डी, कंप्यूटर और ऑल ऑफ दिस, ये नहीं है इसका आंसर। तो ऑयल वेल्स हमारा वेस्टिंग एसेट्स का एग्जांपल है। क्लियर? ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर आगे प्रोसीड करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक की उम्मीद मैं आपसे जरूर रखता हूं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। नॉन करंट लायबिलिटी इंक्लूड, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी होता क्या हमारा, हमारी वो लायबिलिटीज होती हैं जिसकी हमें रीपेमेंट आफ्टर 1 ईयर करनी होती है। ऐसे कर्जे जिनको हमें 1 साल के बाद पे ऑफ करना है वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी की कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि कोई बैंक लोन हो गया, डिवेंचर्स हो गए, ये सब हमारे नॉन करंट लायबिलिटी के एग्जांपल होते हैं। अब 4 ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा है नॉन करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है जिसको करंट लायबिलिटी भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म लोन, हाँ यही इसका आंसर है, लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म आते ही इसका मतलब इसकी रीपेमेंट आफ्टर 1 ईयर करना है। सी और डी, शॉर्ट टर्म लोन और क्रेडिटर्स, नहीं ये दोनों के दोनों हमारे करंट लायबिलिटी के पार्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो एक्सपेंडिचर कहीं पे ओनर या बिजनेस पैसा खर्च करता है फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट, एसेट परचेज करने के लिए जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। ये भी ध्यान रखना, स्टॉक भी एसेट होता है पर उसका जो बेनिफिट है मोर देन 1 ईयर के लिए नहीं होता। कोई नॉन करंट एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं। एग्जांपल, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ फर्नीचर, ठीक है, परचेज ऑफ कंप्यूटर, परचेज ऑफ व्हीकल, ये सारे हमारे एग्जांपल होते हैं नॉन करंट एसेट्स के। ऑप्शन हमारे पास, वेजेस पेड फॉर फैक्ट्री लेबर, फैक्ट्री लेबर को जो वेजेस पे कर रहे हैं तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, याद रखना नाम। वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या है, एक हमारी एसेट क्रिएट हो रही है, लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट हो रही है ना, तो उसके ऊपर हम जो भी पैसा खर्च करते हैं इनिशियली वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है वैसे तो। सी ऑप्शन है, रिपेयर एक्सपेंस ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर तो हमारा रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस होता है, हर साल करना पड़ता है, ठीक है, तो वो नहीं आएगा इसमें। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस वो भी नहीं है, तो ऑप्शन इसका बी है, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब कहीं पे हम पैसा खर्च कर रहे हैं जिसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर हम उसको यूज कर लिया जाता है। तो एग्जांपल में रिपेयर एक्सपेंस, रिपेयर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होते हैं, तो पहला जो ऑप्शन है वही उसका करेक्ट आंसर है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, नहीं ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ मशीन, अगेन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 11, अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म इज कॉल्ड, ऐसा व्यक्ति जिसने फर्म को पैसा देना है उसे क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को बोला जाता है डेटर्स। डेटर्स होते कौन है, जिनको फर्म उधार पे गुड्स को सेल करता है और जिनसे पैसे लेने हैं, तो जिनसे पैसे लेने हैं वो कौन हो गए हमारे डेटर्स। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेटर, क्रेडिटर, सप्लायर, नन ऑफ दीज। हम ए को सेलेक्ट करेंगे, डेटर्स इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही जिस पर्सन को पैसा फर्म ने देना है उसे क्रेडिटर्स बोला जाता है, जिससे गुड्स हमने उधार पे परचेज किया और जिसकी पेमेंट अभी बाकी है वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। और यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन टू हुम मनी इज ओड बाय द फर्म इज कॉल्ड, जो आपको मैं समझा रहा था, फर्म ने किसी से गुड्स परचेज किया उधार पे और जिसको पैसा देना है, जिसको पैसा देना है वो व्यक्ति हमारा क्रेडिटर्स होता है। सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके? ठीक है, ये सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और कई क्वेश्चन से कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ के करना। ठीक है, आगे मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 13, गुड्स मीन्स, गुड्स किसे कहते हैं, कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड, बिल्कुल सही। गुड्स उस वस्तु को कहते हैं जो हम परचेज भी करते हैं फॉर पर्पस ऑफ रीसेल, इसे ही गुड्स कहते हैं। बी में कमोडिटी टू बी बॉट बट नॉट सोल्ड,
कोई ऐसा कमोडिटी परचेस करे जिसको सेल नहीं करना, तो फिर वो गुड्स ही नहीं हो, तो ये नहीं आंसर। कमोडिटी टू बी यूज्ड एज एन एसेट, जिसको एसेट बनाकर यूज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म एसेट, तो फिर वो भी हमारा गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता। और लास्ट बोल रहा है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस तो है ही नहीं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। समझ आएगी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, टैंजिबल असेट डू नॉट इंक्लूड। टैंजिबल असेट वो असेट होते हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो सकता है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारा टैंजिबल असेट है। कह रहा है कि इन चारों में से टैंजिबल असेट कौन सा नहीं है? स्टॉक, इसका तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है। मोटर कार का भी एग्जिस्टेंस है। सी गुडविल, गुडविल नहीं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, गुडविल हमारा इनटैंजिबल असेट होता है, तो गुडविल टैंजिबल असेट की कैटेगरी में नहीं आता। यही इसका करेक्ट आंसर। और डी कैश, कैश का भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है ना, वो भी टैंजिबल है, तो गुडविल इसका सही आंसर है। 15th क्वेश्चन, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड क्या है इस चार ऑप्शन में से? ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है? बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो फर्म अपने कस्टमर्स को देती है सेल्स को इंकरेज करने के लिए। एग्जांपल, 100 रुपए का कोई गुड्स है, उसको हम कहते हैं कि 10% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, तो 10% जो छूटता ही डिस्काउंट दिया जाता है कस्टमर्स को, वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है। इसके अगेंस्ट एक कैश डिस्काउंट होता है। उसका क्या मतलब होता है? कस्टमर्स को इमीडिएटली कैश निकलवाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है, वो हमारा कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस में से माइनस तो कर लेते हैं, पर बुक्स में रिकॉर्ड कभी नहीं करते। कैश डिस्काउंट अमाउंट में से माइनस भी होता है और बुक्स में रिकॉर्ड भी किया जाता है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव के नाम से। कंसेप्ट को ध्यान रखना। और दोबारा से पढ़ता हूं क्वेश्चन में, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड ए इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बिल्कुल नहीं है, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते इसको। इट इज नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, यही इस चार में से करेक्ट ऑप्शन है। मतलब समझ आ गया आपको? ठीक है। टिल नाउ 15 क्वेश्चंस कर लिए, मूव करता हूं 16 की तरफ। 16 से पहले आप लोग मेरे चैनल पेज पे जरूर विजिट करना। चैनल में मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी 11th क्लास 12th क्लास से रिलेटेड कई सारे वीडियोस रेडीली अवेलेबल हैं। इसके अलावा कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के वीडियोस भी अवेलेबल हैं जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। देखने में आपको बड़ा फनी और अच्छा लगेगा, देखना, समझना। अगर आपको अच्छा लगे तो दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एग्जाम्पल ऑफ करंट लायबिलिटी इज। करंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल क्या है चारों में से? डिबेंचर, बिल्स पेएबल, लॉन्ग टर्म लोन और कैपिटल। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जिसकी रीपेमेंट हमें विद इन 1 ईयर करनी होती है। डिबेंचर्स तो हमारे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आते हैं, तो डिबेंचर्स नहीं है करंट लायबिलिटी। बिल्स पेएबल, ये इसका करेक्ट आंसर है। बिल्स पेएबल हमारे वो बिल्स होते हैं जिसकी पेमेंट विद इन 1 ईयर करना होता है, तो सी और डी भी नहीं है, बी ऑप्शन है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। क्लियर? चलो 17th क्वेश्चन, पेटेंट इज। पेटेंट क्या होता है? टैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट, करंट एसेट्स और नन ऑफ दिस। गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ये सब पहले आपको समझाया था। ये सारे के सारे एग्जांपल होते हैं हमारे नॉन इनटैंजिबल एसेट्स के। इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसलिए इसको हम इनटैंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में डालते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। क्लियर? चलो 18th, any expenditure the full benefit of which is received during one accounting period is termed as। कोई भी कहीं पे भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं जिसका बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर मिल जाता है, विद इन 1 ईयर, उस टाइप के एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ देर पहले भी डिस्कस किया था। कहीं पे पैसा खर्च करते हैं जिसका बेनिफिट आफ्टर 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर के लिए मिलता है, मोर देन 1 ईयर, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। पर विद इन 1 ईयर जिसका बेनिफिट हम ले लेते हैं वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑप्शन डी में है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। आई होप ये भी क्लियर आपको। ठीक है। 19th, मेन फीचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मेन फीचर क्या है? पहला, इट इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ ठीक है आंसर तो। इट रिजल्ट्स इन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म। हाँ ये भी ठीक है, ऑप्शन तो सही लग रहा है। चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, वो भी हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन ही है। तो ये तीनों के तीनों मुझे सही लग रहे हैं, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी को सिलेक्ट करो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 20, करंट लायबिलिटी डू नॉट इंक्लूड। करंट लायबिलिटी में क्या इंक्लूड नहीं होता? बिल्स पेबल नहीं, ये तो करंट लायबिलिटी में आता है। क्रेडिटर्स, ये भी करंट लायबिलिटी का पार्ट है। दोबारा बता रहा हूं, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जिसको विद इन 1 ईयर पे करा जाता है। तो विद इन 1 ईयर की पेमेंट में बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये तो आते ही हैं। डिबेंचर्स जो होता है ये हमारी करंट नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की कैटेगरी में आता है।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, या इसको आप नॉन करंट लाइबिलिटीज भी आप बोल दो। इसकी पेमेंट आफ्टर 1 ईयर करा जाता है, इसलिए चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्लियर? 21, द टर्म सेल इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ डैश एंड इज नेवर यूज्ड फॉर द सेल ऑफ डैश। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। द टर्म सेल इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ, सेल हम कब यूज करते हैं? जब हम गुड्स को सेल करते हैं तभी सेल वाला वर्ड यूज होता है। ठीक है, गुड्स के अलावा कोई भी हमारे पास पुराने असेट्स हो जिसको हम सेल करते हैं, उसको कभी भी सेल का नाम नहीं दिया जाता। दैट मींस असेट को जब हम सेल करते हैं उसमें सेल का नाम यूज नहीं होता। जब गुड्स को सेल करते हैं तभी गुड्स की जगह पे सेल वाला वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, 4 में से जो डी ऑप्शन है गुड्स और असेट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, लाइफ स्टॉक इंक्लूड। लाइफ स्टॉक बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है। लाइफ स्टॉक होता क्या है? लाइफ स्टॉक जिंदा स्टॉक जो सांस ले सकते हैं, जैसे एनिमल्स होते हैं ना, उन्हें लाइफ स्टॉक कहते हैं। कई वुलन इंडस्ट्रीज होती हैं, वुलन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होती हैं, तो वो शीप वगैरह को ब्रीड करते हैं ना, तो ये शीप वगैरह हो गए या गोट हो गए, ये सारे के सारे हमारे लाइफ स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन स्टॉक, गुड्स, एनिमल्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इसमें से एनिमल्स जो है वो हमारे लाइफ स्टॉक होते हैं। सिंपल है, नाम में ही आंसर है, तो लाइफ स्टॉक जिंदा स्टॉक एनिमल्स है वो। अगला 23, गुड्स यूज्ड फ्रॉम stock of business for business purpose are treated as a dash, but similar goods used by the proprietor for his personal use are treated as dash। ठीक है, कोई भी गुड्स को हम यूज करते हैं बिजनेस से, अपने ही बिजनेस के पर्पज से, तो वो तो हमारा एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ गया वो। ठीक है, अगर वही गुड्स को हम यूज करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम ड्रॉइंग्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, लायबिलिटी अराइज ड्यू टू। लायबिलिटी किस तरीके से बनता है? लायबिलिटी बनता है बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उधार पे है तभी तो कर्जा बनेगा। ऑप्शन 4 है, पहले ही ऑप्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, अगला कैश ट्रांजैक्शन, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो आपने गेस तो कर लिया होगा, लायबिलिटी अराइज बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ए को सेलेक्ट करेंगे, मूव करते हैं इस वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट भी अच्छा क्वेश्चन है। लॉन्ग टर्म असेट्स विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट प्रोसेसिंग या वैल्यू आर कॉल्ड। कोई भी लॉन्ग टर्म असेट जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उस एसेट को क्या बोला जाता है? सिंपल सी बात है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम इनटैंजिबल एसेट की कैटेगरी में रखते हैं। पहला ही ऑप्शन लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे, इनटैंजिबल एसेट, उसको सेलेक्ट करेंगे। इस 4 में से करेक्ट आंसर यही है इसका। क्लियर? आई होप आपको इस वीडियो क्लास के 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। आने वाली वीडियो क्लास में आपको आने वाले चैप्टर्स के, नेक्स्ट चैप्टर्स के भी मैं क्वेश्चंस आपको डिलीवर करूंगा। तब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, खुश रहना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।